नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आज की सबसे बड़ी न्यूज, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। सारी बातें बताऊंगा मैं आपको इस रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। और जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा एक ब्रॉड बेसिस पे कि इंडिया में कितने तरीके के एग्जाम होते हैं, यह नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी किस लेवल के लिए लेके आई जा रही है, जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसी क्या एग्जीजेंसीज हैं कि इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के मैंडेट को दूसरी जॉब्स तक लेके नहीं जा सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर दबा दें। यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसको चेयर किया नरेंद्र मोदी साहब ने। देखिए, इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही इसको चेयर करेंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की बात की गई है और खास बात यहां पे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। द प्रपोज्ड एनआरए विल कंडक्ट अ कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। एक शब्द है यहाँ पे प्रपोज्ड, इसको मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं जो लोग प्रेजेंट आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल या आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं वो जैसे कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रपोज्ड है। इसको बनने में, लागू होने में समय लग सकता है। हो सकता है जल्दी लागू हो जाए, हो सकता है थोड़ा 1-2 साल लग जाए। तो उस केस में आप टेंशन मत लीजिए, अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। दूसरा, ये एनआरए एक प्रिलिमिनरी एग्जाम कराएगा, पूरा रिक्रूटमेंट ये एनआरए नहीं करवाएगा। सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम का मैंडेट इस एनआरए के पास गया है। पूरा रिक्रूटमेंट क्यों नहीं गया है इसके बारे में बात करेंगे। फिर एक चीज, क्या एनआरए हम पहली बार सुन रहे हैं? नहीं दोस्तों, जब यूनियन बजट आया था 2020 का उसमें ऑलरेडी एनआरए का जिक्र किया गया था। कहा गया था कि एक ऐसी एजेंसी बनाई जाएगी जो कि इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल, स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट कराएगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के हिसाब से हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट की लगभग 1.25 लाख वैकेंसी निकलती हैं, जिसके लिए 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे कॉम्पीट करते हैं। और इन बच्चों को सहूलियत देने के लिए प्लस इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो जो इतना मैसिव एक्सपेंडिचर करती हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो हिकअप्स होते हैं, उनको एक सेंट्रलाइज्ड बेसिस पे सॉल्व करने के लिए एनआरए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा। ओके, एनआरए को बनाया कैसे जाएगा? इट विल बी अ सोसाइटी दैट विल बी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसको हेड करेंगे चेयरमैन ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर इसको हेड करेगा। अभी के लिए हम देखते हैं दोस्तों कितने लेवल्स की जॉब में, और लेवल्स की जॉब को समझने के लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, एक जॉब होती है सेंट्रल सर्विसेज, एक जॉब होती है स्टेट सर्विसेज, एक जॉब होती है पीएसयू की। सेंट्रल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो बिल्कुल ही केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। स्टेट सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो राज्य सरकार के अधीन होती हैं। तो अगर आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे आप राज्य सरकार के अधीन होंगे, और अगर आप यूपीएससी देखिए आईएएस बन के झारखंड में पोस्टिंग ले रहे हो तो आप केंद्र सरकार के नौकर हो। हालांकि आप उस समय पे राज्य सरकार के अंदर काम कर रहे हो, पर आपको रिक्रूट किसने किया? केंद्र सरकार ने किया। तो आपकी अल्टीमेट जवाबदेही कहां होगी? केंद्र सरकार के पास होगी। तो अब देखिए, सेंट्रल सर्विसेज से जो लोग रिक्रूट होते हैं उसमें भी ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है। स्टेट सर्विसेज से जो लोग रिक्रूट होते हैं उसमें भी ग्रुप ए, ग्रुप बी होता है। और पीएसयू में भी ग्रुप्स बटे होते हैं, बट पीएसयू की जो हायरार्कीज होती हैं वो काफी अलग होती हैं, और अलग अलग पीएसयू में अलग अलग हायरार्कीज होती हैं। अगर जो सबसे बड़े एग्जाम की बात की जाए इंडिया में, जिसके लिए आप सब लोग अपना खून गला रहे हो, वो है ग्रुप ए सर्विसेज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप ए के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। तो ये आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, आईएफएस, जिसका सपना आप लेके बैठे हो, आईआरएस और आईआरटीएस के लिए तो आप सोचते भी नहीं होंगे। आईआरएस इंडियन रेवेन्यू है, और भी बहुत से आईआरएस, एक इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज है, ये तो आपके दिमाग में भी नहीं आते होंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टॉप 200-300 रैंक में नहीं आए, बाद में नीचे की पोस्ट पे पहुंच गए तो जिंदगी भर फ्रस्ट्रेट ही रहते हैं, यार ये कहां पहुंच गए। ठीक है, तो इन सर्विसेज के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराता है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम ऐसा ही होने वाला है, इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का उस पर कोई फर्क आने वाला है नहीं। भले ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस के एग्जाम एनआरए के थ्रू शुरू हो जाए, तब भी यूपीएससी बहुत लंबे समय तक इंडिपेंडेंट रहने वाला है। चूंकि देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के थ्रू बनाया गया है। तो सरकार के पास एक ही ऑप्शन बनता है कि या तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को उठा के यूपीएससी के अंदर कर दें, तो सब कुछ यूपीएससी कराने लगेगा, नहीं तो यूपीएससी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसके साथ सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी केवल आईएएस का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और भी बहुत से एग्जाम होते हैं, जैसे कि
असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्जाम हो गया। बहुत बार एड हॉक बेसिस पे जो गवर्नमेंट में बहुत सीनियर लेवल की पोस्ट होती है उसके लिए एक एक दो दो सीटों के रिक्रूटमेंट निकालता है यूपीएससी। तो यूपीएससी बहुत से एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, उन एग्जाम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का। पहली बात। दूसरी बात, पीएसयूज जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, हाँ पब्लिक सेक्टर का मैं आपको एग्जाम्पल दो, आप एनटीपीसी ले लो, ठीक है, आप गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ले लो, आप ओएनजीसी ले लो, आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ले लो। अब इन सब कंपनीज की आप बात कर लीजिए दोस्तों, इन सब कंपनीज का रिक्रूटमेंट आप सबको पता है, जो भी थोड़ा बहुत टेक्निकल फील्ड का हुआ कि गेट के थ्रू होता है। पहले ये जो पीएसयूज थे अपना एग्जाम खुद कंडक्ट कराते थे, बाद में उन्होंने गेट को दे दिया। अब गेट के स्कोर के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए इन जगहों पे बुलाया जाता है। अब ये जो एनटीपीसी, गेल, ओएनजीसी हैं, ये देखिए एक टेक्निकल लेवल की जॉब है और इसके लिए टेक्निकल लेवल का एंट्रेंस चाहिए, तो गेट के थ्रू होता है। गेट में आप मैकेनिकल से दीजिए चाहे इलेक्ट्रिकल से दीजिए। तो जो पीएसयू के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो टेक्निकल रिक्रूटमेंट की ग्रेड में आता है, उसमें भी इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस कहां आता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, आईबीपीएस में। वो भी इन तीन एजेंसीज द्वारा कराए गए वो एग्जाम जो ग्रुप बी और सी को सेलेक्ट करते हैं, वो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। कभी कभी ग्रुप बी में कुछ टेक्निकल पोस्टें भी होती हैं, जैसे कि ग्रुप बी में एक पोस्ट होती है एग्जामिनर की दोस्तों, वो एक्चुअली केमिकल एग्जामिनर होता है। कभी कभी कस्टम्स में कोई केमिकल पकड़ा गया तो उस केमिकल की एग्जामिनेशन के लिए कुछ ऑफिसर्स को वहां पे डिप्यूट किया जाता है, ठीक है, तो वो एक टेक्निकल ग्रेड की पोस्ट हो गई। उस टेक्निकल ग्रेड की पोस्ट के लिए एनआरए एग्जाम नहीं कराएगा। एनआरए कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्जाम कराएगा? ग्रुप बी के लिए, ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी सर्विसेज के लिए भी एग्जाम नहीं कराएगा। सरकारी ऑफिसर्स में बहुत बार आपने देखा होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। मल्टीटास्किंग समझते हैं ना दोस्तों, की जैसे कि बाहर गार्डन है तो गार्डन में आपका घास वगैरह काटने के लिए किसी को रख रखा है, ऑफिस में चाय पानी देने के लिए किसी को रख रखा है, इसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो प्रेजेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम चल रहा है वही चलता रहेगा। केवल ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए जो एसएससी कंडक्ट कराता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराता है, आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस में पीओ का एग्जाम कंडक्ट होता है, क्लरिकल गेट पे एग्जाम कंडक्ट होता है, वो आरआरबी में होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में दो बड़े फेमस एग्जाम, एक तो एसएससी सीजीएल जिसको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम बोलते हो, एक होता है एसएससी सीएचएसएल जो आप 12वीं कक्षा के बाद दे सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्स आ जाएंगे अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर, ठीक है, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस। अच्छा, सरकार ने केवल इन तीन कैटेगरी के ग्रुप बी और सी के एग्जाम्स को क्यों जोड़ा है? पहली बात, ये नॉन टेक्निकल है, जर्नलिस्ट एग्जाम है। दूसरी बात, इन जगहों पे जो लोग बैठे हैं दोस्तों वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में होते हैं, खासकर जो ग्रुप बी एम्प्लॉयज है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में होते हैं, बट वो टॉप पोजीशन पे नहीं होते। टॉप पोजीशन वाले आ जाते हैं यूपीएससी से। तो ऑब्वियस ही बात है, जो मिडिल अप्रोच है और इस मिडिल अप्रोच में सबसे ज्यादा क्राउड होता है, सबसे ज्यादा भीड़ होती है, तो इस भीड़ को मैनेज करने की जरूरत है और इसीलिए एनआरए ले आए। अब देखते हैं वेरियस कौन कौन सी लेवल की जॉब है। एक तो ग्रुप ए की जॉब हो गई। देखिए भाई, ग्रुप ए की जॉब के जो लोग हैं वो टॉप मैनेजरियल पोजीशंस पे जाएंगे। तो भाई टीना डाबी जी ने टॉप किया। अब वो भले ही 22, 23, 25 साल की हैं, उनको ज्यादा अनुभव नहीं है अपनी लाइफ में, लेकिन जब भी वो स्टेट गवर्नमेंट में जाके किसी पोजीशन में काम करेंगे, उनके नीचे वो लोग काम कर रहे होंगे जो 15-15, 20-20, 25-25 साल दे चुके हैं अपनी जिंदगी के उस सर्विस को। चूंकि यूपीएससी से रिक्रूटमेंट हुआ है टीना डाबी जी का, या जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो भाई ये वो लोग हैं ग्रुप ए वाले जो मैनेजरियल पोजीशंस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में बैठे हैं गवर्नमेंट के। ये जो ऑफिसर्स हैं इनको अपॉइंट किया जाता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें कमीशन ऑफिसर्स आते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्स के। तो अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी जाते हो या सीडीएस क्वालिफाई करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकलते हो, पास आउट होते हो, देन यू विल बी अ ग्रुप ए ऑफिसर। आप ऑल इंडिया सर्विसेज क्वालिफाई करते हो, आईएएस, आईपीएस, इन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो आप ग्रुप ए ऑफिसर हो। अगर आप डीआरडीओ में साइंटिस्ट लग गए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लगते हो तो आप एक साइंटिस्ट हो, ग्रुप ए जॉब में आप आओगे। आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, ये तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं, जिंदगी बर्बाद है आपकी इसके चक्कर में। तो ये हो गए ग्रुप ए। ग्रुप बी में भी दो तरीके की जॉब्स होती हैं, एक गेजेटेड ऑफिसर और एक होती है नॉन गेजेटेड। अब देखिए यहां पे ग्रुप बी और ग्रुप बी नॉन गेस्टेड, यहां थोड़ा जो अपना सोचने का तरीका है वो वाइड रखिएगा। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ग्रुप ए ग्रुप बी होता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी ग्रुप ए ग्रुप बी होता है। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एसडीएम को देखोगे ना दोस्तों, तो वो स्टेट में तो ग्रुप ए का होगा, बट ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से देख लोगे तो ग्रुप बी मान लिया जाएगा, अगर वो कभी प्रमोट होता है ऊपर के लेवल पे। तो यहां पे
बिल्कुल स्टिक मत होना चीजों के साथ, ठीक है। कभी भी स्टेट लेवल का ऑफिसर सेंटर के ग्रुप ए में आएगा नहीं, ओके। अब ग्रुप बी ऑफिसर्स की बात की जाए तो आप देखोगे स्टेट में एसडीएम बन गए आप, ओके। तो आप एसडीएम बन गए तो वहां के तो आप ग्रुप हुए, ग्रुप बी हुए, ग्रुप ए हुए, सॉरी, मतलब स्टेट के आप ग्रुप ए हुए पर सेंटर के ग्रुप ए नहीं हुए। सेंटर का ग्रुप ए स्टेट में कौन होगा? एक आईएएस ऑफिसर जो वहां पोस्ट होके गया। थोड़ा थोड़ा आई होप आप इस चीज को कैच कर पा रहे हो। आप ग्रुप बी नॉन गेस्टेड की बात मैं करता हूं। मान लीजिए आपने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया और एसएससी सीजीएल का एग्जाम देके आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लग गए, तो आप ग्रुप बी नॉन गेजेटेड में पहुंच जाओगे, ठीक है। आप ग्रुप बी नॉन गेजेटेड में 4 साल काम करोगे, 5 साल काम करोगे, उसके बाद आपको प्रमोशन मिल जाएगा किसमें? आईटीओ में, इनकम टैक्स ऑफिसर में। इनकम टैक्स ऑफिसर आप काम करोगे। अच्छा एक बात, मैं आपको ग्राउंड लेवल की फंक्शनिंग बता रहा हूं कैसे नॉन गेस्टेड गेस्टेड काम करता है। पहले आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगे, 3-4 साल काम करने के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर हुए, आईटीओ। आईटीओ में भी 3-4 साल काम करने के बाद आप आईटीओ गेजेटेड ग्रेड में आओगे। अब आप बनोगे ये ग्रुप बी वाला गेजेटेड। तो अब तक आपको समझ में आ जाएगा कि जो ग्रुप बी वाले गेजेटेड बनते हैं ना, ये थोड़े समय के बाद काम करने के बाद जब ये सीनियर हो जाते हैं तो इनका जो लेवल है उसको बढ़ा दिया जाता है, तो इनको ग्रुप बी नॉन गेजेटेड ना बोल के ग्रुप बी गेजेटेड बढ़ा जाता है। बस फर्क इसमें ये होता है कि जो ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं इनको ये बोला जाता है कि भाई इनको इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दो और इनके ऊपर स्टैंप लगाने की ताकत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने वाली चीज आपने सुनी होगी। अब तो खैर सरकार ने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन बंद ही कर दिया है, सेल्फ अटेस्टेंट चलता है। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी भी एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, कि मान लीजिए पहले आपने एसएससी सीजीएल क्लियर किया या आईबीपीएस क्लियर किया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था जहां पे आप जाके अपने सर्टिफिकेट वेरीफाई कराते थे। तो पहले आप अपने सर्टिफिकेट्स किसी गेस्टेड ऑफिसर से वेरीफाई करा के लाते थे। तो ग्रुप बी नॉन गेस्टेड उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर सकता। ग्रुप बी गेस्टेड के पास एक प्रॉपर स्टैंप होती है जिसके बेसिस पे वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकता है। तो ग्रुप बी गेस्टेड में जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हो गए, स्टेट सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हो गए। ग्रुप बी नॉन गेस्टेड की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। उसी तरीके से ग्रुप सी और डी में बहुत से ऑफिसर्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक में आप क्लरिकल की पोस्ट पे लगे, या एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आप टैक्स असिस्टेंट लग गए, स्टेनोग्राफर लग गए, सेक्शन हेड लग गए, हेड क्लर्क लग गए। तो इस तरीके की जो पोजीशंस हैं, और इस तरीके की पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, आर्म्ड फोर्सेज में, स्टेट गवर्नमेंट में हर जगह होती है। तो ये हो गई ग्रुप सी और डी। अब खास बात दोस्तों ये है कि ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए है। इसीलिए यहां पे ग्रुप बी गेस्टेड और ग्रुप बी नॉन गेस्टेड को अगर आपको केवल समझना हो तो आप स्टेट सेंटर वाला एंगल लेके आइए। जब आप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को समझ रहे हैं तो ग्रुप ए, ग्रुप बी नॉन गेस्टेड, ग्रुप बी गेस्टेड, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात हो रही है। आप मेरा बात समझ रहे हो ना? बस चूंकि ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये स्टेट के एग्जामों से डील ही नहीं कर रही है, ये केवल सेंटर के एग्जामों से डील कर रही है। तो यहां पे ग्रुप ए ग्रुप बी को इस तरीके से समझा के रखा गया। आपको हल्का फुल्का आइडिया रहा होगा, मैंने जितना ब्रॉड तरीके से हो सकता है उतने ब्रॉड तरीके से एग्जाम्स कैसे चलते हैं, नौकरियों में क्या क्या होता है डिपार्टमेंट में, वो मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। फिर अब ये एनआरए क्या करेगा, इसको खत्म कर लेते हैं, कुछ बचा ही नहीं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ग्रुप बी और सी में, ये पहले आपको बता दिया। इसमें एसएससी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, आईबीपीएस के भी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के भी। 3 लेवल पे एग्जाम होगा, ग्रेजुएट वालों के लिए अलग होगा, जिसने 12वीं पास की उसके लिए अलग, जिसमें 10वीं पास की उसके लिए अलग। इन एग्जाम्स को 3 स्टेजेस में, 3 स्टेजेस मतलब ग्रेजुएट के लिए अलग, हायर सेकेंडरी के लिए अलग, 10वीं के लिए अलग, इन तीनों के लिए अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो लोग भी अपनी कट ऑफ के ऊपर होंगे उनको रेफर कर दिया जाएगा आईबीपीएस के पास, आरआरबी के पास और एसएससी के पास। ये 3 एजेंसीज फर्स्ट लाइन ऑफ रिक्रूटमेंट को पास करने के बाद जब इनके पास लोग पहुंचेंगे फिर ये डिसाइड करेंगे कि इनको आगे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे करना है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर देम। फर्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एनआरए ने कर दिया, तो जो भीड़ थी वो भीड़ एनआरए में सेग्रीगेट हो गई। तो अब कहां हुआ, अब आप सेकंड रिक्रूटमेंट या थर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहुंचे जहां पे जो आपकी पेरेंट एजेंसी है वो रोल में रहेगी। और देखिए आईबीपीएस का, आरआरबी का और एसएससी का रोल में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईबीपीएस अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कुछ इस तरीके से मोल्ड करता है दोस्तों, ताकि आप रिक्रूटमेंट में जो कुछ भी पेपर में दे रहे हो उस पेपर के थ्रू आप वो चीज पढ़ रहे हो अपनी तैयारी के दौरान जो आपको नौकरी करते वक्त मदद करेगी।
इसलिए हमें एकदम से आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी की इन्वॉल्वमेंट को हटा देना ये सही नहीं है। इसीलिए यहां पे जो सरकार का डिसीजन है कि आईबीपीएस भी रहेगा, आरआरबी भी रहेगा और एसएससी भी रहेगा, ये डिसीजन सही है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप को क्रॉस करने के बाद अगर किसी पर्टिकुलर जॉब में किसी एक पर्टिकुलर स्किल की जरूरत है, मैं टेक्निकल स्किल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल स्किल्स की बात कर रहा हूं, तो उन जनरल स्किल्स के लिए भी आपके पास दिमाग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके काम कर रहे हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको नंबर्स करने, कैलकुलेशन करने, तो आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। तो जो एसएससी है वो ऑब्वियस सी बात है एक मैथ्स का पेपर रख सकता है, अपने उसमें रखते ही है, मैथ्स की बहुत वेटेज होती है एसएससी सीजीएल में। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। ओके, तो फर्स्ट लेवल का रिक्रूटमेंट ये सीईटी करेगा, बाद के लेवल का रिक्रूटमेंट वो पर्टिकुलर एजेंसीज करेंगे। इस एनआरए के लिए एग्जामिनेशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिलते हैं आईबीपीएस के, एसएससी के, तो बच्चों को ट्रेवल करके दूर जाना पड़ता है। वो ट्रेवल करने वाली सुविधा अब मतलब वो प्रॉब्लम जो हो जाती थी कि एकदम से भैया लाखों की तादाद, अब जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है 40 लाख बच्चा बैठ रहा है एग्जाम में, अब वो 40 लाख बच्चा इधर से उधर एक दिन में जब ट्रेवल करेगा तो भाई बवाल मच जाएगा। हालांकि अब तो डे वाइज एग्जाम होने लगा है। फिर एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बनवाया जाएगा। इससे पुअर कैंडिडेट्स को बेनिफिट होगा, जहां पे ये रहते हैं उसके पास ही एग्जाम हो जाएगा, इनको ज्यादा आना जाना नहीं पड़ेगा, तो इनके जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ट्रेवलिंग का खर्चा, ये सब बच जाएगा। फिर कैंडिडेट्स का भी फाइनेंशियल बर्डन कम होगा और इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने के लिए जो फाइनेंशियल बर्डन है ना वो भी कम होगा। प्लस ये जो स्कोर निकल के आएगा आप इस एग्जाम का वो 3 साल तक वैलिड होगा। जैसे जीमेट में होता है ना दोस्तों, कि जैसे फॉर एग्जांपल अब कोरोना का पैंडेमिक लग गया, अब आपको लंदन बिजनेस स्कूल के एमबीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है या हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एमबीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो अभी के लिए तो जीमेट सेंटर बंद है, एग्जाम हो नहीं रहा है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, जिसने पहले जीमेट का एग्जाम दे रखा है, जीमेट का एग्जाम अगर आपने दिया, मान लीजिए आपने फोड़ दिए 720 नंबर 800 में से, अच्छा स्कोर माना जाता है 720 800 में से, और आपका जैसे आज आपने फोड़े तो अगले 5 साल तक वो स्कोर आपका वैलिड होगा। कुछ ऐसा ही सीईटी में होगा। सीईटी में आपने एक बार एग्जाम दिया, आप पे कुछ नंबर आ गए, मान लीजिए आपने 50% नंबर स्कोर किए, तो वो नंबर आपकी जो मार्कशीट है 3 साल तक वैलिड रहेगी। अच्छा, एक बार आपने एग्जाम दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे एग्जाम नहीं दे सकते। अपनी एज लिमिट के साथ और अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के हिसाब से आप एग्जाम दे सकते हो कितनी भी बार, और इन एग्जामों में जो सबसे अच्छा स्कोर होगा उसे ही कंसीडर किया जाएगा। कितनी बार आपके अटेम्प्ट्स हैं इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी अपर एज लिमिट और एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, आप कितनी भी बार एग्जाम दे सकते हो। जो रिलैक्सेशन दिया जाता है एज लिमिट में रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट्स को, एससी एसटी ओबीसी को, वो दिया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट है, सीईटी को मल्टीपल लैंग्वेजेस में कराया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि जो 12 लैंग्वेजेस दे रखी हैं आपकी 8th शेड्यूल में, हालांकि 8th शेड्यूल में तो 22 लैंग्वेजेस दे रखी हैं, उनमें से 12 में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसका मुझे कुछ फायदा एक्चुअली समझ नहीं आ रहा दोस्तों। रीजन ये है कि यार अभी पहला एग्जाम आपने मान लीजिए किसी की नेटिव लैंग्वेज में करा दिया, लेकिन उसके बाद के एग्जाम भी नेटिव लैंग्वेज में हो तो बात है। अब फॉर एग्जांपल एसएससी है, एसएससी में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने प्रिलिमिनरी स्टेप पे आपने अपनी लैंग्वेज का प्रयोग करके उसको क्वालिफाई कर लिया, तो सेकंड स्टेज पे तो भाई इंग्लिश हिंदी आ जाएगी ना, थर्ड स्टेज पे भी इंग्लिश हिंदी आ जाएगी। तो उस केस में जो पहले स्टेज पे आपको एडवांटेज मिला वो दूसरे तीसरे स्टेज पे डिसएडवांटेज में बदल सकता है। बट ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि कम से कम किसी लैंग्वेज को पहले स्टेज पे तो एडवांटेज मिल रहा है। अभी का तो जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है उसमें तो पहले स्टेज पे एडवांटेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर इस सिंगल एलिजिबिलिटी टेस्ट से जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। कैसे छोटी हो जाएगी कि भैया आईबीपीएस, एसएससी, इन सब के लिए क्या था कि भैया इतने बड़े स्केल पे ये लोग एग्जाम कंडक्ट करते थे, तो भाई एग्जामिनेशन सेंटर्स को अपॉइंट करना, कंप्यूटर्स वगैरह देखना, वहां पे लोगों को डिप्लॉय करना, ये सब बड़ा लंबा काम हो जाता था और इनका पैसा काफी खत्म हो जाता था इसमें। अब वो सब देखिए करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होगी जो इस काम को करेगी, तो पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। दूसरी बात, बच्चों को यहां एक बहुत बड़ी सहूलियत है जो कहीं लिखा नहीं है। पहले क्या था कि प्रिलिमिनरी एग्जाम आप आईबीपीएस की अलग तैयारी कर रहे थे, एसएससी की अलग तैयारी कर रहे थे। अब फर्स्ट एग्जाम की आप कॉमन तैयारी करोगे, चाहे आप रेलवे दे रहे हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप आईबीपीएस दे रहे हो, तो फर्स्ट एग्जाम की तैयारी आपकी कॉमन हो जाएगी। तो जो कोचिंग वालों के लिए पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि कोचिंग वाले अलग अलग कोर्स चलाते थे, अब अलग अलग कोर्स बंद, केवल एक कोर्स चलेगा, तो अब उसे एक कोर्स में सब कंप्लीट करेंगे, ये हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है।
ओके, 1517.57 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। ये तो देखिए बोल बच्चन टाइप इंफॉर्मेशन है, आप पीपीटी से पढ़ ही लेते हो। तो ये इसकी पूरी एनालिसिस थी दोस्तों। कहा जा रहा है कि 600 करोड़ रुपए तक की सेविंग होगी। स्टैंडर्डाइजेशन होगा एग्जाम पैटर्न में, तो जब स्टैंडर्डाइजेशन होता है एग्जाम पैटर्न में तो सबके लिए बराबर की कंडीशंस बनेगी, सबके लिए बराबर की कंडीशंस बनेगी, तो आगे जो बच्चे सेलेक्ट होकर आएंगे उनकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है। रिक्रूटमेंट साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। बहुत सारी एजेंसीज तो ये बोल रही हैं कि इसके रिजल्ट के आधार पर हम सीधे सीधे इंटरव्यू करा के नौकरी दे देंगे या फिजिकल टेस्ट करा के नौकरी दे देंगे। अब वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देंगी कौन नहीं देंगी ये तो देखिए समय ही बताएगा। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, उसके जो चैलेंजेस थे वो यहां पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों। एग्जाम साइकिल कम होगी, एक प्रोग्रेसिव डिसीजन है। डिसीजन और पॉलिसी बनाना बड़ी अच्छी बात होती है, उस पॉलिसी को सही से इंप्लीमेंट करना ये बड़ा चैलेंज होता है। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।